जहाँ से हमारा सिलसिला कटा था। ट्रायल बैलेंस एमसीक्यूज। इस पेज के अंदर आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे, जिसको आइए स्टूडेंट्स हम सारे मिलकर साथ सॉल्व करते हैं। नंबर 1, द टाइप ऑफ अकाउंट विद अ नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस इज। कौन सा क्रेडिट बैलेंस? एसेट का डेबिट, एक्सपेंस का डेबिट, ड्राइंग का डेबिट और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा इसलिए कि बेस हमारे पास जनरल लेजर में डेवलप है। तो ट्रायल बैलेंस सेकंड, which one of the following account would usually have a debit balance? अब अकाउंट पेबल क्रेडिट बैलेंस होता है, कैश डेबिट बैलेंस होता है। ये क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट एज अ कैश इज अ डेबिट बैलेंस। विच अकाउंट हैज अ यूजुअली डेबिट बैलेंस? यहाँ पे देखें, ओनर इक्विटी का क्रेडिट होता है, परचेज एक्सपेंसेस का डेबिट होगा, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा, और इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव, यू नो दिस इज द रेवेन्यू अकाउंट, इसका भी क्रेडिट है। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी। A trial balance which shows equal total for both debit and credit column shows that there must be more than one error within the account within the bookkeeping system। जरा इसको जरा गौर से देखें, ये क्या कह रहा है कि a trial balance which shows equal total for both। अगर ऐसा ट्रायल बैलेंस जिसमें दोनों साइड बराबर हों, वो क्या शो करेगा? सिंपल लफ्जों में, ओके। नंबर 1 shows that there must be more than one error within the bookkeeping system। यहाँ पे स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिखा हुआ ना मस्ट बी, यहाँ मस्ट बी से मुझे एतराज है। ये मे भी होता तो फिर कोई नहीं था कि देखो, ये भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस आपका बराबर हो लेकिन उसमें दो एरर हो सकते हैं, जिनको हम कंपनसेटरी एरर कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। शोज द बुक कीपिंग सिस्टम इज अ फ्री ऑफ एरर। नहीं, कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस बराबर है तो ये कभी सजेस्ट नहीं करता कि आपका बुक कीपिंग सिस्टम या आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो फ्री ऑफ एरर है। उसमें हो सकते हैं हजारों एरर हो, एक से ज्यादा एरर हो, तब वो बैलेंस हो। शो दैट अरिथमेटिक इज करेक्ट, ये बात समझने वाली है। shows that arithmetic is correct but errors may be still be presented in the books of account। This is a complete statement, you know na। Trial balance shows just arithmetic accuracy। एंड अरिथमेटिक एक्यूरेसी से क्या मुराद है? अरिथमेटिक एक्यूरेसी से स्टूडेंट ये मुराद है कि जितना ही आपने डेबिट किया उतना ही अगर आप क्रेडिट करेंगे, इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट करेंगे, तो दिस शोज अरिथमेटिक एक्यूरेसी। और अल्टीमेटली द एंड ऑफ द डे आपका ट्रायल बैलेंस बराबर होगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस बराबर हो के ये नहीं बता रहा कि आपके, हो सकता है कि आपने एक एंट्री थी जो फॉर एग्जांपल कैश टू सेल्स की एंट्री थी, अगर आप सेल्स टू कैश को उल्टा कर दें, सेल्स टू कैश कर दें, जो बिल्कुल गलत है। नॉर्मली कैश टू सेल्स की एंट्री होती है, अब सेल्स टू कैश करके फिर ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर भी बराबर आएगा। अब फर्क क्या है? फर्क यह है आपने वहां पे तो एक एरर कर दी, लेकिन आपने ये एरर नहीं किया वहां पे कि इक्वल अमाउंट 10,000 आपने सेल को भी डेबिट किया और उसके साथ साथ 10,000 को गलत आपने क्रेडिट कर दिया कैश को, लेकिन दोनों वैल्यूज 10,000 इक्वल लिखी हैं। लिहाजा अगर आपने डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू इक्वल रखेंगे तो अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस होगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस अगर बैलेंस है तो सही है, मतलब नहीं है कि आपका क्वेश्चन फ्री ऑफ एरर है। दिस स्टेटमेंट्स looks decent, it shows that arithmetic is correct but error may be present in the books of accounts। which of the following account normally has a credit balance? ये आउटस्टैंडिंग किसी के साथ लगेगा उसको लाइबिलिटी बनाता है, बाकी सारे एसेट और ये रिटर्न है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन विच इज अ वेजेस आउटस्टैंडिंग। Why does a business prepare trial balance? Trial balance क्यों बनाया जाता है? To check the arithmetic accuracy, to calculate the profit and loss। याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे बनता है? इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद है टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस फिगर्स, टू चेक द कैश एंड बैंक बैलेंस। नहीं, चेक एंड कैश एंड टू चेक द कैश एंड बैंक बैलेंस यू नीड टू प्रिपेयर अ 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक, जहाँ पे आपको कैश का बैलेंस भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको बैंक का भी मिल जाएगा। टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और आखिर में लिखो टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन स्टूडेंट्स देखनी होती है तो उस वक्त हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन और कंडीशन ऑफ द बिजनेस। Is it true that the trial balance total should agree? Definitely should agree। इनको must be agree, ये आपस में बराबर होंगे तब जाके आपका चीज बनेगी। Yes always। और क्या चीजें लिखी?
No, because it is not. Yes, except where the trial balance is no. अच्छा. The arithmetic accuracy of books of account is verified through the arithmetic accuracy हुई है. Trial balance की बात कर रहे हैं. मैंने कह रहा ना कि the objective of preparing a trial balance is to check the arithmetic accuracy of ledger accounts. So the right option is a journal, trial balance, ledger, and none of above. Trial balance is the right option. Ahmed gives a cash discount of 40 to customer. Okay जी. The discount the discount is credited to the discount column, discount allowed column. ठीक है. The effect of recording the discount in the way in that profit will be, जरा समझना है बात, ये उल्टा कर दिया उसने. Ahmed gives a cash discount to customer. Ahmed ने discount दिया है. अब जरा सुनो, अगर Ahmed is the seller, Ahmed is the shopkeeper, अहमद ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया स्टूडेंट, तो अहमद के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा गौर करें तो दिस इज अ डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड हम इसलिए बोलते हैं कि ये अहमद का खर्चा है. अहमद ने अपने बंदे को 400 की चीजें सेल आउट की हैं, लेकिन उससे 360 रुपीज लिए है उसने, 40 रुपीज का उसको डिस्काउंट दे दी. आगे क्या किए? द डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. देख लो, गलत एरर कर दिया. कि क्या एरर किया है कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. नहीं, क्रेडिट नहीं किया जाता. डिस्काउंट अलाउड चूंकि एक्सपेंस अकाउंट होता है और एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, लिहाजा इसको डेबिट करना चाहिए था, क्रेडिट नहीं करना चाहिए. अगर इसने क्रेडिट किया तो एरर किया है. अब क्या कह रहा है, आखिरी बात सुनते हैं. द अफेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट इन दिस वे इज दैट द प्रॉफिट विल बी. अब देखो, एक आपका खर्चा था स्टूडेंट्स, 40 रुपए का आपका खर्चा था. अगर आप कुछ ना लिखते, बिल्कुल भी ना लिखते, तो क्या होता कि आप 40 रुपए का खर्चा ना लिखते. अगर 40 रुपए का आप खर्चा नहीं लिखते तो अल्टीमेटली उसका फर्क प्रॉफिट पे क्या होता? प्रॉफिट 40 रुपए से कम हो जाता. मैं दोबारा बात करता हूं. देखो, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करने को प्रॉफिट बोलते हैं ना. अब जरा सुनो, एक खर्चा हुआ था हमारा 40 रुपीज का, जिसको मैं पहले आपका माइंड सेट आपको समझाने के लिए ये बताता हूँ कि पहली पोजीशन ये ध्यान में रखें कि अगर ये 40 लिखते ही ना लिखते, हम उमेद कर जाते तो क्या होता? उमेद करते तो क्या होता? प्रॉफिट आपका कम शो होता 40 रुपए से. लेकिन अब क्या हुआ? अब हमने उल्टा बात कर दी. एक तो था एक्सपेंस, उसको हमने क्रेडिट कर दिया है. क्रेडिट कर दिया तो क्रेडिट तो डिस्काउंट रिसीव को किया जाता है जहां पे रेवेन्यू होता है. इसका मतलब क्या? अब डबल इंपैक्ट होगा. अगर हम कुछ ना करते तो फिर भी 40 रुपीज का इंपैक्ट होता. अब हमने किया तो है, लेकिन हमने गलत कर दिए. जिसको 40 को एक्सपेंस शो करना था, उसको हमने 40 रेवेन्यू शो कर दिए. डबल एरर हो गया. अगर डबल एरर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो सिंपल सी बात है, अगर ये एरर है हमारे पास, जो एक्सपेंस था उसको एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया, बल्कि ये भी नहीं कि कुछ भी नहीं कंसिडर किया, बल्कि हमने ये किया है कि उसको रेवेन्यू कंसिडर कर दिया. अब हमारा जो इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आपका जो आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा शो करेगा, इसलिए कि आपने उसमें से एक्सपेंस अभी शो ही नहीं किया. एक्सपेंस अगर आप एक शो करते तो डेफिनेटली वो आपका जो प्रॉफिट है वो नीचे की तरफ आता. तो इसका क्या, अंडरस्टेटेड बाय 80. अंडरस्टेटेड नहीं, इसलिए कि आपने वहां पे आपने रेवेन्यू शो किया हुआ था. एक्सपेंस आपने रेवेन्यू शो, अंडरस्टेटेड बाय द 80. दिस इज राइट ऑप्शन, करेक्ट. और ये इसको देखते हैं. यस, ये overstated by the 80. मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ. Ahmed gives the cash discount of 40 to the customer. Ahmed ने 40 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है. अगर डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट अलाउड को वो डेबिट कर देते तो बात ही खत्म थी, मसला ही नहीं था. या अगर दूसरी ऑप्शन ये हो सकती थी कि वो कुछ भी इस ट्रांजैक्शन को ओमिट कर जाता. और तीसरी ट्रांजैक्शन ये है कि जो इसने अपने एक्सपेंस को रेवेन्यू कंसिडर किए. फिर क्या हुआ, उसने उल्टा कर दिया. तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका आपकी जो प्रॉफिट है उस पर ये इम्पैक्ट होगा कि प्रॉफिट आपका ओवर एस्टिमेटेड शो करेगा. उसका रीजन ये है कि आपने उसमें एक तो एक्सपेंस नहीं डाला अपना 40, और दूसरा ये कि उसमें आपने एक गलती से 40 का रेवेन्यू भी डाल दिए. 40 रुपए न डालने के एक्सपेंस और 40 रुपए रेवेन्यू ओवर डालने का, इन दोनों को प्लस करें तो आपका जो प्रॉफिट है वो ओवरस्टेट होगा 80 से. ट्रायल बैलेंस इज अब ट्रायल बैलेंस क्या है? रील अकाउंट नहीं. रील अकाउंट तो एसेट्स अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है ये, और पर्सनल अकाउंट भी नहीं है.
तो फिर ये कौन सा अकाउंट है, इसको हम इसको नन करते हैं. दिस इज अ नन बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट बट इट इज अ टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट. हम इसको ट्रायल बैलेंस एज अ स्टेटमेंट कह सकते हैं, रिपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन अकाउंट नहीं कह सकते. 11 to 20 में चले जाए. इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज टेस्टेड पीरियडिकली बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. इनकम स्टेटमेंट नहीं, इनकम स्टेटमेंट से स्टूडेंट हमारे पास प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है. जर्नल एंट्रीज का मकसद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बनाती है, लिहाजा ट्रायल बैलेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रायल बैलेंस? शोज ऑल एंट्रीज इन बुक्स, shows all the entries in the books. नहीं, ट्रायल बैलेंस में याद रखिएगा सब नहीं शो किया जाता. कुछ अकाउंट्स हमारे एक्टिव होते हैं, कुछ अनएक्टिव होते हैं. इट इज अ लिस्ट ऑफ टोटल बैलेंसेस ऑफ बुक्स. ये बेहतर नजर आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली लिस्ट होती है जहाँ पे टोटल और बैलेंसेस. यस, ट्रायल बैलेंस की हम इसको तीन तरह से बना सकते हैं. ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस विद टोटल बना सकते हैं, और ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस एंड टोटल दोनों कंबाइन भी बनाया जा सकता है. शोज फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन तो पहले ही शो करती है. इट इज अ स्पेसिफिक अकाउंट नहीं, स्पेसिफिक अकाउंट भी नहीं. ये दिस इज अ राइट ऑप्शन. आई थिंक यस, इट इज अ राइट ऑप्शन. इट इज अ लिस्ट ऑफ अ टोटल balances of a books. Preparing a trial balance help to detection of. अब बात है कि जब ट्रायल बैलेंस में अगर होल्ड करें तो स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस के एंड पे हमारे पास दो किस्म के एरर होते हैं. सम एरर विच इज डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस एंड सम एरर्स विच आर नॉट डिटेक्टेड बाय द ट्रायल. में कुछ एरर्स होते हैं उसको ट्रायल बैलेंस कैच कर लेता है स्टूडेंट्स, और कुछ को कैच नहीं करता. अब ये कह रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प टू डिटेक्ट. यहाँ कौन से डिटेक्शन ऑफ सबसे पहले क्या है जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? एरर ऑफ प्रिंसिपल स्टूडेंट ये होता है कि अगर हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर दें या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर कर दें, दैट इज अ एरर ऑफ अ प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल हमने परचेज किया है फर्नीचर, तो गलती से हमने एंट्री पास कर दी परचेजेस टू कैश, हालांकि हमें करना चाहिए था फर्नीचर टू कैश. फर्नीचर इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर while simple purchase is the revenue expenses. Capital expenditure simply वो having a spread more than 1 year, जिसका टाइम पीरियड एक साल से ज्यादा के लिए वो चीज यूज होगी, और अगर कोई चीज आपका विद इन 1 ईयर यूज होगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ये तो नहीं है. कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ये कैच नहीं करता है. दूसरा क्लेरिकल एरर को कैच करता है, इसलिए क्लेरिकल एरर के अंदर या तो अकाउंट्स के एरर्स होते हैं या उसके अंदर अमाउंट के एरर्स होते हैं. एरर ऑफ होल ओमिशन, देखो होल ओमिशन को भी कोई डिवाइस कैच नहीं कर सकता, इसलिए होल ओमिशन के अंदर ना तो आपने डेबिट एस्पेक्ट लिखे ना क्रेडिट लिखे, तो अकाउंट को क्या पता है, ट्रायल बैलेंस को क्या पता है कि एक ट्रांजैक्शन होनी थी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स जिसकी ना डेबिट आपने लिखा है ना आपने क्रेडिट लिखा है. कंपनसेटिंग एरर भी बड़े खतरनाक होते हैं. ये एक एरर दूसरे एरर को आपस में कंपनसेट कर रहे होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे दोनों जो आपके ट्रायल बैलेंस हो बराबर. सो क्लेरिकल एरर इज द suitable option. For which of the following account is the normal balance a debit? रेंट पेएबल लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड लाइबिलिटी है, रेंट रेवेन्यू और प्रीपेड हमें पता है एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा. द ट्रायल बैलेंस इज द फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड that there is no error in the provide a listing of our every account in the chart of account. every account कभी नहीं, याद रखें. Provide a listing of a balance of each account in the active use. ये लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि हमारे पास लेजर्स के अंदर हजारों अकाउंट भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कोई हमारा कस्टमर है या सप्लायर है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि उनका अकाउंट इनएक्टिव हो. तो ट्रायल बैलेंस में याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस जब हम थ्रू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो एक्टिव अकाउंट्स जो आपके रनिंग में है उनकी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है. जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं उनको वो प्रिंट नहीं करता है. टाइप्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस आर ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विद टोटल, ट्रायल बैलेंस विद टोटल, बैलेंस इन टोटल. थ्री टाइप्स हैं. Which one of the following could not classifies as revenue? कौन सा रेवेन्यू नहीं है? रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? रेवेन्यू नॉर्मल ऑपरेशन से, इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन से. फॉर एग्जांपल अगर एक शॉपकीपर है तो वो शॉप में जो चीजें मर्चेंडाइजिंग सेल कर रहा है उससे जो पैसे मिलेंगे तो उसका रेवेन्यू है. इसी तरह से अगर एक डॉक्टर है तो वो अगर अपने पेशेंट को जो देख रहा है उससे अगर जो रेवेन्यू मिलता है, उससे जो आमदनी होती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर है तो उसने शाम को एक अपनी गाड़ी भी सेल कर दी है 10 लाख के प्रॉफिट मार्जिन पे,
तो क्वेश्चन ये है कि जो उसको ये 20 लाख का रेवेन्यू मिला है जिसमें 10 लाख उसका प्रॉफिट है, मैं सपोज करता हूँ, तो ये क्या है, इसको हम रेवेन्यू कंसिडर नहीं करेंगे। रेवेन्यू हमेशा उस प्रोफेशन का नॉर्मल ऑपरेशन की बेस पे होता है। अब अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर जो है उसका नॉर्मल ऑपरेशन तो पर मरीजों को देखना है। अगर मरीजों को देख के उसकी बेस पे जो उसको फी मिल रही है उसको तो हम रेवेन्यू कंसिडर जरूर करेंगे। लेकिन जो उसने पार्ट टाइम वैसे ही गाड़ी सेल आउट कर दी है, या उसने एक प्लाट लिया हुआ था उसको सेल कर दिया, या उसके नॉर्मल ऑपरेशन से बियॉन्ड जो चीज चली जाती है स्टूडेंट्स, उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलते। हाँ, अलबत्ता उसको इनकम स्टेटमेंट में हम अदर इनकम के नाम से शो करते हैं, अदर इनकम, कि जी आपकी नॉर्मल ऑपरेशन के अलावा भी आपकी इनकम हो सकती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एट रेवेन्यू? वो कौन सी चीज है जो रेवेन्यू क्लासिफाइड नहीं की जाती? नंबर वन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखो, गुड्स या मर्चेंडाइजिंग हमेशा रेवेन्यू की तरफ इशारा करते हैं। सेल्स ऑन क्रेडिट, ये भी ठीक है। फी फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विसेज, ये भी ठीक है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अ फिक्स एसेट, फॉर एग्जांपल उसी डॉक्टर के पास एक कोई फिक्स एसेट था, सपोज करता हूँ लैंड थी, उसने अपनी लैंड बेच दी है, तो लैंड इज नॉट हैज अ रेवेन्यू, दिस इज अ अदर इनकम। लिहाजा दिस इज अ राइट ऑप्शन। क्या यही रहा था कि कौन सा आइटम है जो आपका रेवेन्यू में फॉल नहीं कर रहा। Which most important reason for producing a trial balance prior to preparing a final account? मेन के वो कौन सा रीजन है जहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट से पहले बनाया जाता है? तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें, ये फाइनल अकाउंट जो है, ये फाइनल अकाउंटिंग लिखा हुआ है, ये फाइनल अकाउंट्स लिखे जाते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स याद रखें, ये भी ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी। फाइनल अकाउंट जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको बोलते हैं ना, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और साथ साथ नोट्स, ये 5 चीजें मौजूद होती हैं। इनको मिला के हम अमेरिकन टर्मिनोलॉजी या अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो ब्रिटिश वाले हैं वो इन चीजों को फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और ज्यादातर फाइनल अकाउंट में वो क्या क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं, वहां पे वो लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी तरह की चीज होती है। और दूसरी चीज वो इंपॉर्टेंट लिखते हैं आपकी बैलेंस शीट। तो सिंपल यहाँ पे ये तो चले एक अलग बात थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है? इस क्वेश्चन में ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि ट्रायल बैलेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि फाइनल अकाउंट से पहले आप इसको प्रिपेयर करते हैं। इट कंफर्म दैट एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, नंबर वन, कि ये आपकी एक्यूरेसी ऑफ लेजर को मेक श्योर करेगा। चले आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड ऑल फिगर नेसेसरी टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट। नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑल फिगर्स नहीं होते, ये बात गलत है। इसकी वजह ये है कि ट्रायल बैलेंस के बाद भी कुछ एडजस्टमेंट में चीजें होती हैं जिनको हमने आखिर में अकोमोडेट करना होता है या अकाउंट फॉर करना होता है अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर। इट शोज दैट अ लेजर अकाउंट कंटेन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ इक्वल वैल्यू। यस, इट इनेबल द अकाउंटेंट टू कैलकुलेट एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। नहीं, एडजस्टमेंट ठीक है हम करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट का ट्रायल बैलेंस कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा होता आपके एडजस्टमेंट प्रोसीजर के अंदर। एडजस्टमेंट प्रोसीजर है टोटली डिफरेंट प्रोसीजर्स। सो दिस आई थिंक, चूंकि ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या है? ट्रायल बैलेंस का मतलब यह है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी शो करना, इक्वल डेबिट क्रेडिट शो करना। तो ये भी इसी तरह की स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट जरा गौर से पढ़े, इनमें से कौन सा आपको बेहतर लगता है? इट कंफर्म्स द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। देखिए, कंफर्म नहीं किया जा सकता ना। देखो, अगर ट्रायल बैलेंस ठीक भी हो तो भी स्टूडेंट्स उसके अंदर दोनों साइड बराबर होने के बावजूद भी उसमें एरर हो सकती है, लिहाजा कंफर्म नहीं कर सकता। मतलब ट्रायल बैलेंस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कंफर्म करेगा जी नहीं जी ग्रेट हो गया, नहीं। लिहाजा ये मुझे, इट शोज दैट लेजर अकाउंट्स कंटेन डेबिट एंड, चलो यस, इसका मतलब है सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। एंड 19, सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस इज एंटर्ड इन द ट्रेडिंग। बेटा, सस्पेंस अकाउंट के लिए एक छोटी सी बात बता दूं। सस्पेंस अकाउंट याद रखें, कभी कोई चीज हमसे गुम हो जाती है, सपोज करता हूं मैं एंट्री पास कर रहा हूं, एक एस्पेक्ट तक को मुझे पता है, दूसरे एस्पेक्ट का पता ही नहीं है, कुछ एरर्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो फिर मैं उस एस्पेक्ट जब तक नहीं मिलता है तो उसके लिए अकाउंटेंट क्या करते हैं, वहां पे लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। और इसी तरह से आप ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स बना रहे हैं कि डेबिट साइड में आ गया 1 लाख और क्रेडिट साइड में आ गया 90,000, तो 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 की वैल्यू कम है क्रेडिट साइड पे, तो हम क्या करेंगे, हम टाइटल के अंदर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट और उसके सामने क्रेडिट साइड पे 10,000 की वैल्यू सम कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे ट्रायल बैलेंस तो बराबर कर देंगे,
लेकिन हमें हमें नजर आ रहा होगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के शो जैसा नाम से जाहिर है कि दिस इज अ सस्पेंस, कि ये वैल्यू, ये अकाउंट किसी एरर की वजह से या किसी भी वजह से गुम है हमारे पास। और जैसे ही और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज गुम नहीं होती है। आज अगर कोई चीज गुम है तो अगली 2-4 ट्रांजेक्शन के अंदर आपको कंफर्म चीजें मिल जाती हैं, या फिर हम ट्रायल एंड एरर के थ्रू उसको फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस इज एंटर्ड इन द, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऐसा हुआ है, जरा सुने, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है जहाँ पे ये अगेन सेम एग्जांपल कि जहाँ पे क्रेडिट साइड जो था वो 10,000 से कम था, आपने उसको सस्पेंस अकाउंट लिख के अमाउंट में आपने 10,000 की वैल्यू इन करके पूरा कर दिया, बराबर कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि उसके बाद आपको नहीं मिला सस्पेंस का खाता, फिर उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, आपने अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बाकी तो हमें पता है एसेट्स जो होंगे वो एसेट साइड पे आ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगी, रेवेन्यू और इनकम अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। तो क्वेश्चन ये सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे जाएगा? इसलिए कि सस्पेंस अकाउंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सस्पेंस अकाउंट का कोई टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं है। सस्पेंस अकाउंट को आप लाइबिलिटी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। सस्पेंस अकाउंट को एसेट इस्तेमाल करो, रेवेन्यू करो, लाइबिलिटी करो, जो आपका मकसद हो करें। सस्पेंस अकाउंट का कोई नॉर्मल बैलेंस नहीं होता, उसको कभी डेबिट में लिखा हुआ आपको नजर आएगा, कभी क्रेडिट में लिखा हुआ नजर आएगा। मकसद क्या है? मकसद तो यही है ना कि हमें चीजें, हमें सस्पेंस होता है, तो दैट्स व्हाई सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। पॉइंट याद रखें, पॉइंट ये याद रखें, जो ट्रायल बैलेंस में आपका सस्पेंस अकाउंट आया था स्टूडेंट्स, उसको जब आगे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो फिर बैलेंस शीट में जाएगा, याद रखें, सिंपल बैलेंस शीट में जाएगा। बात सिर्फ इतनी याद रखें, अगर ट्रायल बैलेंस में आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे है तो आगे भी बैलेंस शीट में भी वो डेबिट साइड पे इसको रिपोर्ट करें। अगर आपका सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पे है तो उसको फिर बैलेंस शीट में भी क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करें, लेकिन ये जाएगा क्रेडिट साइड पे। वेजेस पेड टू द वर्कर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी। स्टूडेंट्स छोटा सा आइडिया देना चाहूंगा यहाँ पे कि कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, आपको पता है ना कैपिटल एक्सपेंसेस से मतलब ये ऐसा एक्सपेंस, कैपिटल का मतलब है बड़ी चीज, रेवेन्यू का मतलब है छोटी चीज। कैपिटल का मतलब है बड़ी चीज, बड़ी चीज से मुराद ये है कि एक बड़ा खर्चा, एक बड़ा एसेट। और रेवेन्यू से मुराद है छोटे छोटे खर्चे, फॉर एग्जांपल कोई सैलरी दे दी, कोई पेन खरीद लिया, छोटे छोटे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? घर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, आपने आपने इक्विपमेंट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो सकता है, 10 साल चले, 50 साल चले। लेकिन अगर आप अपने बाल पॉइंट परचेज किए वो तो शायद 2, 4, 5 महीना, दिन, 1 हफ्ता चलेगा, ठीक है। तो ये फर्क। अब देखो, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मैं बात करना चाहूंगा स्टूडेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर के याद रखें, जो चीज आपने खरीदी है उसके ऊपर भी जितनी कास्ट होती है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लस कर दी जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैंने मशीनरी खरीदी है कराची से तो वो एबटाबाद तक आएगी ना। अब एबटाबाद तक आने के लिए उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन इनके अखराजात होंगे वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगर 50 लाख की मशीनरी है और उस पर 50,000 हमारा खर्चा है, ट्रेवलिंग कास्ट आई है, तो फिर अब हमारी मशीनरी कितने की है? 50 लाख की नहीं है, 50,50,000 की मशीनरी है। याद रखें, उसकी जो मेन कास्ट है, जब तक मशीनरी अपने काम में नहीं चल जाती उस वक्त तक उस पर सारी कास्ट लगेगी। इसी मशीनरी को मैं एग्जांपल आगे लेके चलता हूँ। फिर क्या हुआ, उधर से आई मशीनरी, अब एबटाबाद में आके स्टोर में रख ली, अब तो मशीनरी को इंस्टॉल भी करना है प्रॉपरली, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ना है, अगर उसके वाटर उस पे यूजेज है, पेट्रोल यूजेज है, या वो जैसे भी असेंबली लाइन की तरह वो बनाएंगे, वट एवर जो भी हमने करना है, तो उसकी इंस्टॉलेशन होगी। इंस्टॉलेशन पे भी कास्ट है, लोग आएंगे, उसके लिए भी कुछ हमें पाइप्स चाहिए होंगे, जो भी हमें उसके लिए चाहिए, तो उस पर भी जितना खर्चा होगा वो भी मशीनरी की कास्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। मैं सपोज करता हूँ 1 लाख उस पर और खर्चा हो गया, 50 लाख की मशीनरी खरीदी, प्लस करें उस 50,000 जो रास्ते में गाड़ियां वगैरह में जैसे हम लेके एबटाबाद तक पहुंचे वो भी प्लस कर दिया। उसके बाद फिर उस पर इंस्टॉलेशन, अभी तक मशीनरी ने काम नहीं शुरू किया लेकिन उस पर फिर इंस्टॉलेशन हुई है 1 लाख की, वो भी इसी में कास्ट में प्लस करेंगे। अब कितना होगा? 51,50,000 आपकी कास्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे इसी तरह से फिर आगे बात सुने स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ है? फिर ऐसे हुआ है कि हमारी मशीनरी चलना शुरू हो गई है। उसके बाद 1 महीने के बाद जो हमने थोड़ी बहुत उसकी रिपेयरिंग शिपेयरिंग करवाई है, या हल्का जो खर्चा थोड़ा सा किए जिससे उसकी कैपेसिटी में इजाफा नहीं हुआ,
लेकिन रूटीन लाइफ में हमने उस पर खर्चा किया है, तो याद रखें जो रूटीन लाइफ में उसके बाद खर्चा किया जाता है दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लेकिन अगर उसी मशीनरी की एक महीने के बाद मैंने देखा मैं मुझे कैपेसिटी ज्यादा चाहिए थी, अगर वो 20 यूनिट्स पर डे 20,000 यूनिट्स पर डे प्रोसेस कर रही थी, तो मेरा ख्याल ये था कि 25,000 तक उसको पहुंचाया जाए, जिसके लिए शायद हमें एक जनरेटर नया लगाना पड़ा है, साथ उसके कुछ और इस तरह के इक्विपमेंट उसमें एक्स्ट्रा लगे जिससे उसकी कैपेसिटी में इजाफा हो गया। अगर कैपेसिटी में इजाफा हुआ है तो दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपेसिटी में इजाफा नहीं हुआ, डे टू डे एक्सपेंस है, रिपेयर कर दिया, छोटी सी सफाई करवा दी, उसको खुला के उसके पुर्जे और चेंज उसी 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 को दोबारा से साफ साफ करके दोबारा से डलवा दिया, तो वो जो डे टू डे खर्चे होते हैं बेटा वो आपकी रूटीन एक्सपेंसेस हैं। अगर रूटीन एक्सपेंस है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। अगर आपके एक मेजर एक्सपेंस है या कैपेसिटी इंक्रीज करने के एक्सपेंसेस है तो दैट इज कॉल्ड capital expenditure. This is all about the revenue expenditure and capital expenditure. Wages paid to the worker for the installation of a new machinery should be debited to the wages account. नहीं, wages account को हम नहीं डेबिट करेंगे। wages किसने नहीं करेंगे? अगर wages को डेबिट कर दिया तो this is a usual expense और normal routine expense बन जाएगा। हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। मशीनरी को डेबिट करेंगे तो मशीनरी, अब देखो जो हमने कास्ट इनकर की थी ट्रेवलिंग पे, तो हम उसके लिए ये नहीं लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश की एंट्री नहीं इंक्लूड करेंगे, हम लिखेंगे मशीनरी टू कैश, इसलिए कि दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो फिर इसको इसकी कास्ट के अंदर शामिल होना जरूरी है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायल बैलेंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके नंबर 13 में जी स्टूडेंट 13 राइट आंसर किया था क्लेरिकल एरर। ऐसे एरर्स जो है ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होते, लेकिन क्लेरिकल के अंदर ही ओमिशन भी आता है, कंपनसेटिंग एरर भी आता है, लेकिन वो जो है नहीं डिस्क्लोज होते। तो फिर इसका क्या होगा सर? देखिए अगर आप एक और चीज, हाँ उस दिन आपके स्टूडेंट्स ने भी हाईलाइट की थी बात, वो एरर ऑफ कमीशन, और उसके बाद उसमें दो चीजें लिखी थी जो सिमिलर नेचर की बनती थी, जिसमें एक मैंने कहीं पे नोट भी किया हुआ था, यस ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का उस एमसीक्यूज में था, वो मैंने फिर उसने स्टूडेंट ने रिकमेंड किया था, गुड, उसको हमने खत्म भी किया। स्टूडेंट देखो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन को जरा आप थोड़ा सा स्टडी करें, और साथ साथ आप एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री को और क्लेरिकल एरर को अगर आप स्टडी करें तो एक तरह के एरर हैं ये सारे। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, अकाउंट तो आपका ठीक होता है, वैल्यू गलत होती है, या सम टाइम वाइस वर्सा भी आपके पास हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास, अब देखें, अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल कौन कौन सी है, क्वेश्चन तो ये ना, बाकी तो आपका आइडिया है। सिंपल इतनी सी बात, बल्कि मैं आपको छोड़े लंबी बात है, मैं मुख्तसर स्टूडेंट आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके एरर ट्रायल बैलेंस में कब आएंगे? जब इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट नहीं होगा, सादी सी बात है। अब देखें, इस मैं बाकी चीजों को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ जो मेरे पास क्वेश्चन है और उसके जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें मैं सूटेबल ऑप्शन के ढूंढने की कोशिश करता हूं। अब देखें यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में देखें तो अमाउंट का एरर नहीं होता, आप सिर्फ कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल कंसिडर कर देते हैं। उसके बाद इसको देखें एरर ऑफ होल ओमिशन। होल ओमिशन, अगर पार्शियल ओमिशन होता, एक एस्पेक्ट आपका ओमिट होता, तो डेफिनेटली फिर आपका ट्रायल बैलेंस उसको पकड़ लेता, लेकिन यहाँ पे होल ओमिशन है, पूरी एंट्री उड़ा दी है आपने, ना आपने डेबिट लिखा ना आपने क्रेडिट लिखा, तो अल्टीमेटली इसको भी नहीं पता चलेगा। फिर कंपनसेटिंग एरर को जरा और से देखें। कंपनसेटिंग एरर का नाम ही जैसे जाहिर है कि एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा होता है। अगर आपने 20,000 का डेबिट एरर किया स्टूडेंट्स, तो उसके साथ साथ अगर आपने 20,000 का क्रेडिट एरर किए, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सो अगर इसमें देखा जाए तो क्लेरिकल एरर इज द राइट ऑप्शन नजर आती है हमें विद। अगर इसमें एरर ऑफ कमीशन होता है या और कोई क्लोज किस्म के एरर होते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन क्लेरिकल एरर भी एक ब्रॉड टाइप है, इसको भी इसी तरह से हम यूज करते हैं। तो वो क्लेरिकल एरर्स की बात की, ये दिस इज आल्सो कॉल्ड बुक कीपिंग एरर्स। बुक कीपिंग एरर में तो कुछ भी हो सकता है। बुक कीपिंग एरर के नॉर्मली यही होता है कि उसने अमाउंट गलत लिख दी है, उसने अकाउंट गलत लिख दिया है, या वगैरह वगैरह। सो इसके अंदर बाकी आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है, जहाँ पे आपने एरर ऑफ कमीशन की को हाईलाइट किया, लेकिन अगर इस
स्पेसिफिक एमसीक्यूज में देखा जाए, और मैंने आपको फिर भी बताया है कि सम टाइम ऐसे एमसीक्यूज भी हमारे पास आ जाते हैं, आप भी देखते होंगे, जहां पे या तो हमें कोई भी सूटेबल नजर नहीं आता या एक से ज्यादा सूटेबल नजर आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखें वहां पे फिर अपनी जो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको एक तरफ छोड़ के स्पेसिफिक उसी क्वेश्चन पे फोकस करें, और फिर देखें कि वहां पे आपको अगर आपको एक भी सूटेबल ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, फिर भी देखें 2-3 दफा पढ़ेंगे तो एक आपको थोड़ा सा सूटेबल नजर आएगा, वो जो थोड़ा सा सूटेबल नजर आए उसको क्लिक करें, या फिर अगर आपको 2 सूटेबल नजर आ रहे हैं तो दोनों को बार बार दो देखें। अभी भी हमें इसमें भी 2-3 एमसीक्यूज कुछ दोनों एक जैसे नजर आ रहे थे, 2 ऑप्शंस, तो उनको 2 ऑप्शंस को हमने जब बार बार पढ़ा तो फिर हमें उसका डिफरेंस ऑटोमेटिकली नजर आ गया कि नहीं ये नहीं है, ये ज्यादा सूटेबल है, फिर उसकी तरफ जाते हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, ओके, हम जल्दी जल्दी से एक यूनिट और करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नमाज का और खाने का ब्रेक करेंगे। स्टूडेंट्स लास्ट है हमारे पास, इसको हम जल्दी लेके चलेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एमसीक्यूज हमारे पास इस पेज के अंदर भी 20 एमसीक्यूज हैं, जिनको हम आइए हम सारे मिलके इसको भी साथ साथ सॉल्व करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास पेजेस भी हैं और आप जितने लोग भी हैं अटेंटिव इसको देख रहे हैं। इफ ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, टोटली ओमिट कर दी, ओमिट कहते हैं भूल जाने को, इट इज अ कॉल्ड एरर ऑफ अ कमीशन, नहीं है एरर ऑफ प्रिंसिपल, नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, एरर ऑफ ओमिशन ही इसको बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ अ डेबिट एंड क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस इज नॉट इक्वल देन। अब क्वेश्चन ये है अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट का सम बराबर नहीं है, डेबिट में लाख है और क्रेडिट में 10,000 है, फिर क्या है इसका, फिर क्या इसमें द चार्ट ऑफ अकाउंट आल्सो डज नॉट बैलेंस, चार्ट ऑफ अकाउंट का तल्लुक बैलेंस के साथ नहीं होता, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का तल्लुक उसके नेम ऑफ अकाउंट और उसका जो कोड है उसके साथ होते हैं, लिहाजा इसमें बैलेंस का तो आइडिया ही नहीं है, दिस इज ये ऑप्शन नहीं है। इट इज अ सेफ प्रोसीड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स के अंदर एरर है तो आपने वहां पे भी मैंने आपको बताया सस्पेंस अकाउंट को यूज करें, अगर आप सस्पेंस अकाउंट को नहीं यूज करेंगे उसको उसी तरह छोड़ देंगे, डेबिट में लाख लिखा हुआ है क्रेडिट में 1,10,000 लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट कभी बराबर नहीं हो सकता। थर्ड, most likely an error was made in posting journal entries to the journal ledger or in preparing the trial balance, ये most suitable नजर आती है। आखिरी पढ़ते हैं, there is a no concern because the two amount are not meant to be equal, क्यों, ये तो opposite बात की उसने, ये कह रहे हैं sum of डेबिट एंड क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस इज नॉट इक्वल, अगर उसका बराबर नहीं है तो उसका क्या रीजन हो सकता है, पहला रीजन भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं, ये इसको देखते हैं। मोस्ट लाइकली एन एरर वाज मेड इन पोस्टिंग, ठीक है, जर्नल एंट्रीज टू द जर्नल लेजर आर इन द प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस, दिस इज द राइट ऑप्शन। यस, ये बहुत से एरर्स आपको दे दिए कि यार हो सकता है इसमें से कोई एरर आया है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मिस बैलेंस है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एंडिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस, आपको पता है ना कि ट्राई एंडिंग स्टॉक, वन इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक एंड अदर वन इज कॉल्ड एंडिंग स्टॉक, इसको ओपनिंग इन्वेंट्री या एंडिंग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज द सब्जेक्ट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जो आपको स्टॉक नजर आएगा, मैं ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं, मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक इज द सब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में हमेशा आता है, लिहाजा ये लिखे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अ एंडिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस, नॉट मेंशन डेबिट क्रेडिट subtract from the opening, नहीं not considered, नहीं consider किया। which one of the following could not be classified as the revenue expense, देखें ये tricky questions होते हैं, ठीक है, which one of the following could not be classified, अब ये कह रहे हैं कि वो कौन सा इनमें से है जो रेवेन्यू की क्लासिफिकेशन में नहीं है, अगर वो रेवेन्यू की क्लासिफिकेशन में नहीं है तो फिर हमने कौन सा ढूंढना है, हमने वो ढूंढना है जो कैपिटल की क्लासिफिकेशन में है। कैपिटल से मतलब ये है कि जो आपकी 1 साल से ज्यादा के लिए परचेज किया है या जो एसेट परचेज है आपका, यहाँ पे देखें परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय चेक, यस ये नजर आता है, लेकिन दूसरे भी देख लेते हैं, गुड्स परचेज फॉर रीसेल बाय कैश, देखें गुड्स परचेज किए ना, गुड्स तो हम इसको तो एक अपना एक सिंपल एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, पेड रेंट,
पेड रेंट भी आपका 1 महीने 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए होगा, यहाँ पे प्री पेड लिखा होता फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए होता। वेजेस पेड बाय कैश, ये सारे जो हैं ये परचेज, ये भी आपका रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है, ये तीनों रेवेन्यू एक्सपेंस हैं। लेकिन ये आपका पहला जो है परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और क्या अभी ये रहा था कि आप वो आइटम बताएं जो रेवेन्यू नहीं है, जो रेवेन्यू नहीं है तो अल्टीमेटली वो आपका कैपिटल ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट or accounts will be affected while rectifying the error of a carriage charges paid, ठीक है, carriage charges paid for the new plant purchase mistakenly debit to the carriage account। ये देखें, ये भी गलती क्या की है हमने हमने ऐसा किया था कि हमने प्लांट खरीदा, न्यू प्लांट परचेज किया था और उस पे हमने कैरेज दिया था। कैरेज भी किराए का बोलते हैं। लेकिन हमने क्या करना था, जब हमें एंट्री पास करनी थी स्टूडेंट, चूंकि कैरेज था उस प्लांट को लेके किसी दूसरे शहर से हमारे शहर में आया था तो उसके ऊपर खर्चा हुआ था, अभी वो वर्किंग में नहीं था, उसके बाद वर्किंग में वो आएगा। तो लिहाजा ये जो कैरेज का एक्सपेंस था इसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, इसको प्लांट में ऐड करना चाहिए था। और प्लांट में उस वक्त ऐड होता जब एंट्री पास करते कि प्लांट टू कैश की एंट्री पास करते जितना भी खर्चा था। लेकिन हमने गलती से क्या किया, मिस्टेकनली डेबिट टू द कैरेज अकाउंट। अब देखिए, आप कैरेज अकाउंट जब आप डेबिट करते हैं तो कैरेज अकाउंट इज द एक्सपेंस अकाउंट ना। अगर एक्सपेंस अकाउंट है तो दैट वुड बिकम अ रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू इसको हमने किया। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे कि चूंकि हमने कैरेज अकाउंट को डेबिट किया हुआ है और इसको डेबिट नहीं करना चाहिए था, लिहाजा इसको क्रेडिट करके इसका डेबिट इफेक्ट को खत्म करेंगे। और फिर डेबिट किसको करेंगे, ऑफ कोर्स हम डेबिट करेंगे अपना प्लांट को। लिहाजा इसमें क्या होगा, ये प्लांट अकाउंट इन्वॉल्व होगा नहीं, एक नहीं होगा लेकिन 2 अकाउंट। कैरेज अकाउंट, यहाँ पे बोथ प्लांट एंड कैरेज अकाउंट, बी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसमें फिर हम इसकी एंट्री पास करेंगे प्लांट टू कैरेज चार्जेस। आगे चलता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द बिजनेस इज द एग्जांपल ऑफ, आपका क्या ख्याल है ये कौन सा है कि नंबर 1 इज द डेफर्ड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन पे इंटरेस्ट जो पे किया है वो कौन सा एक्सपेंस है, वो कैपिटल एक्सपेंस है, वो डेफर्ड एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो कैपिटल एक्सपेंस है। डेफर्ड एक्सपेंस वो स्टूडेंट्स होता है एक्सपेंस, इसको एडजस्टमेंट में हम देखेंगे, जिसको आप डेफर कर रहे होते हैं, आज नहीं पे कर रहे होते हैं, उसको आगे अगले साल के लिए अगले महीने के लिए डेफर कर रहे होते हैं अपने पेमेंट्स को। जैसा हमारे मुल्क के स्टेट्स में आप देख रहे होते हैं कि जब भी जो लोन होते हैं उसको डेफर कर रहे होते हैं या न्यू लोन एक्वायर कर रहे होते हैं। ऐसा डेफर नहीं है ये, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ये सिंपल एक्सपेंस है ना, आपने लोन लिया उस पर आपने इंटरेस्ट अदा किया, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका रेवेन्यू एक्सपेंसेस। which error well discovered by the preparation of a trial balance। जब आप ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं उसमें कौन सा एरर आप डिस्कवर करते हैं, आप पकड़ते हैं उसको। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये कभी नहीं पकड़ा जा सकता ये इसलिए कि इसमें अमाउंट का डिफरेंस नहीं है। एंड इनकरेक्ट अमाउंट एंटर इन द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर आपने सेल की थी 10 लाख की और उसको आपने 12 लाख, दोनों जगह पे 12 लाख शो कर दिया, डेबिट पे भी 12 लाख शो कर दिया, क्रेडिट पे भी, तो इसको भी आप ट्रायल बैलेंस के थ्रू नहीं पकड़ सकते। कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन है, अगर आपने एक ट्रांजैक्शन है जिसको कंप्लीट ओमिट कर दिया, डेबिट को भी क्रेडिट को भी, इसको भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता। एंड इनकरेक्ट अमाउंट एंट्री ट्वाइस एज अ डेबिट, देख लें एक अमाउंट को आपने 2 दफा डेबिट कर दिए, एक दफा डेबिट करते तो फिर तो ठीक था, इसलिए कि एक दफा उसको डेबिट किया होगा उतना ही एक दफा क्रेडिट किया होगा, बराबर हो गया खाता। लेकिन अगर एक चीज को 2 दफा डेबिट किया हो तो इसका मतलब डेबिट साइड में ज्यादा हो गया है, उसमें ज्यादा अमाउंट आपने लिख दी है। तो आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन, यस इट इज द राइट ऑप्शन। डिसएग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड विच एरर, अगर आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है तो उसमें कौन सा एरर होगा। नंबर 1, एरर ऑफ ओमिशन, नहीं एरर ऑफ ओमिशन से तो ओमिशन तो उमिट कर जाता है बंदा। wrongly totaling the subsidiary books, yes, अगर आप अपनी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, सेल्स डे बुक मेंटेन कर रहे हैं, परचेज डे बुक मेंटेन कर रहे हैं या अदर सब्सिडरी कर रहे हैं तो उसको गलत आपने टोटल किए, अगर गलत टोटल किए तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में गलत हो जाएगा। कंपनसेटिंग एरर और ए एंड सी, आई थिंक wrong totaling the subsidiary book is the right option, yes it is the right option, B। 9 number C,
Which of the following accounts will be affected while rectifying the error of a sales to Rahim rupees 336 posted to his account as 363? हुआ क्या स्टूडेंट, ये भी बेसिकली एक आपने 336 की वैल्यू रखनी थी जिसको आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया। ये बेसिकली वैल्यू एरर है। यहाँ पे 336 की जगह आपने 363 लिख दिया। ट्रांसपोजिशन एरर भी इस तरह से होता है जहाँ पे आप जो देखने में आपकी प्लेसमेंट, आप डिजिट की प्लेसमेंट जो है वो रॉन्ग साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपने किया, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेल्स आपकी बोथ सेल और रहीम अकाउंट दोनों यूज होंगे, इसलिए कि इससे अगर देखा जाए सेल्स को भी आपने इंक्रीज लगा दिया और रहीम को भी इंक्रीज लगा दिया। आपने अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री पास की होगी, करना आपको चाहिए था 336 के साथ, लेकिन हमने 363 से कर दिया, ज्यादा अमाउंट कर दिया। अब ज्यादा अमाउंट को कम करने के लिए हमारे पास सिंपल एक ही तरीका है। अगर एक अकाउंट के अंदर ज्यादा अमाउंट इंक्लूड हो गई है तो फिर उसको देखें वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दें, क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दें। लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स की जो हमने एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल रहीम टू सेल्स की जो एंट्री पास की थी, अब रेक्टिफिकेशन में इसको उल्टा करना पड़ जाएगा। सेल्स टू अकाउंट रहीम, सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल रहीम करना पड़ेगा, तब जाके इसके डिफरेंस, जो भी डिफरेंस था 336 का और 363 का, इसको माइनस करें, उसमें वहां पे पुट करें तो ये आपका ठीक हो जाएगा। 10 number, sales of good to Mr. Amir is wrongly debited to the Umair account debtor instead of Amir. This is a case of error of a commission. इसको error of principal omission नहीं है, this is a case of error of omission. Number next 11, error which affect one side of account is called single sided error, simple सा नाम है इसका। Then 12 पे क्या है, goods of 1000 purchased from the Mr. Ahmed were recorded in the sales book. Rectification of this error why? अब जरा इसको जरा गौर से देखें। इसमें क्या है कि goods of 1000 purchased from A, हमने A से चीजें परचेज की, वो हमारा एक्सपेंस है। were recorded in the sales book, करना एक्सपेंस था, उठा के हमने क्या कर दिया, उसको रेवेन्यू, उसको रिड्यूस कर दिया। द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर वेल, जब स्टूडेंट हम इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अब जरा सोचो, अब जरा देखो, आपने क्या किया, आपने एक्सपेंस एंटर करना था जो आपके प्रॉफिट को कम करता, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस तो लिखा ही नहीं है, उसको उठा के आपने गलती से रेवेन्यू कंसिडर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा शो हो जाएगा। और जब पूछ क्या रहा है कि द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर वेल, जब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि इंक्रीज तो आ गया है एरर की वजह से। अब आपने उस इंक्रीज को खत्म करना है। इंक्रीज कैसे आया था, ऐसे आया था कि एक था एक्सपेंस जिसको आपने रेवेन्यू कंसिडर कर दिया, लिहाजा अल्टीमेटली एरर हुआ, एरर की बेस पे आपके ग्रास प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पॉजिटिव आ गया। लिहाजा अब क्या करना है, अब इसका रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसको रिवर्स एंट्री पास करेंगे, जब रिवर्स एंट्री पास होगी तो अल्टीमेटली आपका रिड्यूस द ग्रास प्रॉफिट, हैव नो इम्पैक्ट ऑन द ग्रास प्रॉफिट, और ये आपका ग्रास प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। बाय द वे स्टूडेंट्स, वी हैव 2-3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, डिटेल से तो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सिंपल एक वन लाइनर आपको बताऊं। ग्रास प्रॉफिट अपने पास लिखें, जीपी लिखते हैं, ग्रास प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीजीएस, नेट सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीजीएस इज कॉल्ड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी आप फोर्थ सेमेस्टर में कास्ट अकाउंटिंग के अंदर दिखेंगे, वेरी गुड आइडिया, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स well affected by rectifying the error of a carriage paid 50 for new purchase machinery mistakenly debit to the, ये अगेन वही चीज है जो सिर्फ मेरा ख्याल है ये डबलिंग है, इसमें बहुत हम कैरेज अकाउंट और मशीनरी अकाउंट को देखेंगे, ये पहले भी हमने किया। The company incorrectly recorded the deposit of a daily credit sale of 4500 as 5400। इसमें भी आप स्टूडेंट जरा गौर करें तो इसका भी जो इशू है वो यही है कि हमने जो क्रेडिट सेल्स था वो 4500 था, जिसको हमने 5400 शो कर दिए, मीन 4500 शो करना था, लेकिन इसको ओवर एस्टिमेट कर दिया, ज्यादा शो कर दिया। कंपनी इनकरेक्टली रिकॉर्ड द डिपॉजिट ऑफ अ डेली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, what is the appropriate general entry the company should follow regarding the error of 900। अब इसका 900 है, इसको रेक्टिफाई करने की हमारे पास कोई साइंस क्या है, साइंस बड़ी सिंपल है, कि देखना सिर्फ ये होता है कि आपने जो एरर किया है, एरर के अगेंस्ट आपने जो अकाउंट्स यूज हुए उसमें आपने ओवर एस्टिमेशन कर दिया या अंडर एस्टिमेशन कर दिया,
सिंपल लफ्ज़ों में उन जो अकाउंट्स आपने यूज़ किए हैं इसमें क्रेडिट सेल्स हुई थी स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली इसमें हमने अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री पास की होगी। लेकिन ज़रा गौर से देखें, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल की एंट्री तो 4500 से पास करनी थी, हमने 5400 कर दिया। मीन उसमें हमने 900 को ऐड कर दिया, ज़्यादा कर दिया। अब इसको कम करना है, कम करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसी एंट्री को हम कहते हैं रिवर्स एंट्री पास करें। मीन रिवर्स का मतलब क्या है, जो चीज़ डेबिट है उसको क्रेडिट लगाएं और जो क्रेडिट है उसको डेबिट लगाएं, और जो डिफरेंस 900 लगा है निकला है उस अमाउंट से लिखें, तो ये एरर आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। सो एड 900 टू कैश का क्या ताल्लुक है इसके अंदर, नहीं, सेल्स डेबिट करें और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करें 900, दिस इज राइट ऑप्शन। ये नहीं, बी आई थिंक राइट ऑप्शन। सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे है कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे नहीं यूज किया जाएगा, तो ये है बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल। सस्पेंस अकाउंट जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मैंने देखा स्टूडेंट्स, सस्पेंस अकाउंट असल में एरर्स आते हैं या मिस्टेक्स होती हैं या ओमिशंस होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, और वो ट्रायल बैलेंस से पहले पहले ही होती हैं। वंस आपका ट्रायल बैलेंस दोनों साइड पे बराबर कर दिया आपने, इवन सस्पेंस डाल के भी बराबर कर दिया, लेकिन बराबर करना ज़रूरी है, उसके आगे फिर चीज़ें बड़ी सिंपल चलती हैं। फिर आपने एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट के बाद आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दें, फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप बना देते हैं। लिहाजा जो सस्पेंस अकाउंट है इज़ नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस के अपने इज़ नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर बैलेंस। ये थोड़ा सा एमसीक्यूज के अंदर कोई इसको अगर इसमें बिफोर ट्रायल बैलेंस ना, सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। स्टूडेंट इसको नॉट को हटा दें आप, मैं किसी जगह यहाँ पे नोट करता हूँ, नॉट को हटा दें। अगर नॉट को हटा देंगे तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 15। ठीक है, ओके, अच्छा आगे चलते हैं जी। 16 फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो दिस एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, जिसमें आप नहीं शो करते हैं, जिसमें आप प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे होते कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस का। इस पर बहुत बात होगी। फ्रेट एक्सपेंसेस फॉर मूविंग मशीनरी टू फैक्ट्री आर, अगर इसको आप फ्रेट एक्सपेंसेस को देखें, फ्रेट एक्सपेंसेस ये भी एक किराया टाइप है कि आप मशीनरी को फैक्ट्री में लेके आ रहे हैं, लिहाजा ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मशीनरी आपकी फैक्ट्री में आके इंस्टॉल होगी, वहाँ पे काम करेगी, ये डे टू डे खर्चा नहीं है, ये सिर्फ मशीनरी के ऊपर ही खर्चा है, लिहाजा इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइजेस व्हेन properly distinction is not made between the capital and revenue expenditure, बिल्कुल ठीक है। there is an omission of a transaction, omission का क्या ताल्लुक है प्रिंसिपल में। wrongly amount of entry in the ledger, इसका भी ताल्लुक है, ट्रांजेक्शन इसका भी नहीं है। ये जब आपका कैपिटल रेवेन्यू का इशू होगा, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इरेक्टिंग मशीनरी इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि मशीनरी को अपने वर्किंग पोजीशन पे लेके आना, उसको काम के काबिल बनाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगे। उसके बाद विच अकाउंट इज जनरली यूज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पे मेमोरेंडम अकाउंट नहीं यूज होता, एडजस्टमेंट नहीं होता, रेक्टिफिकेशन अकाउंट नहीं, सस्पेंस अकाउंट। यस, सस्पेंस अकाउंट भी उस वक्त यूज होता है, आपको पता है कि जहाँ पे आपका सिंगल साइडेड एरर हो, कि आपको ना पता हो कि दूसरा साइड आपका कहाँ पे है, और ज़्यादातर आपने देखा है कि जहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर ओवरकास्ट या अंडरकास्ट की बात आती है, जैसे सेल्स डे बुक इज ओवरकास्ट और परचेज डे बुक इज अंडरकास्ट, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट्स फिर हम अपने सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते हैं। ये आपका जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के एमसीक्यूज थे, इनको मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एनी कमेंट, या कोई अगर आपकी सजेशन है इसमें आप दे सकते हैं। सर अगर ओवरकास्ट होगा तो हम जो है उसमें एंट्री को रिवर्स कर देंगे, लेकिन अगर अंडरकास्ट होगा फिर उस तरह की और जो है एंट्री पास करेंगे। नहीं, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे इसमें स्टूडेंट ऐसे है
कि अंडर कास्ट और ओवर कास्ट के केस में आप कभी भी कोई इस तरह नहीं कह सकते कि जी अंडर कास्ट में हमेशा डेबिट होगी, ओवर कास्ट में हमेशा क्रेडिट होगी या वाइस वर्सा। इसमें सिंपल इतनी सी बात है, आप देखें कि अंडर कास्ट क्या चीज़ अंडर कास्ट है, सेल्स अंडर कास्ट है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है कि सेल्स बुक अंडर कास्ट ₹20,000, तो दिस शोज कि सेल्स बुक अंडर कास्ट है। अब सेल्स बुक अगर अंडर कास्ट है तो जरा गौर से देखें कि सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर उसको आपने इक्वल कास्ट करनी है तो उसको मजीद क्रेडिट लगेगा ना, लिहाजा इसकी एंट्री पास हो जाएगी सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट या सस्पेंस टू सेल्स डे बुक हो जाएगा। लेकिन अगर जरा गौर से देखें, अगर आपका सेल्स के केस हो और इसमें लिखो कि ओवर कास्ट है, ज्यादा दे दी है इसमें, तो अब क्या करना है फिर आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट नहीं लगाना। ऐसे कि क्रेडिट लगाने से तो सेल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। फिर आपने सेल को डेबिट लगाना होगा, जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस क्रिएट होगा, वहां पे आपने सस्पेंस अकाउंट ले आना है। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखो हो कि जी परचेज डे बुक ओवरकास्ट, कि जी परचेज डे बुक ज्यादा है, उस पर ज्यादा कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो जरा देखें परचेज क्या होता है, परचेज तो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब यहाँ पे क्या केस है, अब यहाँ पे ये केस है कि परचेज डे बुक में ज्यादा वैल्यू लिख दी गई है। अब ज्यादा वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके नॉर्मल बैलेंस से अपोजिट जाना पड़ेगा। नॉर्मल बैलेंस तो उसका डेबिट है, अगर परचेज को दोबारा परचेज लगेगा तो वो तो और प्लस हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमने उसको कम करना है, इक्वल लेवल पे लेके आना है, तो लिहाजा इस केस के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। टू सिंपल स्टूडेंट इट्स डिपेंड। ठीक है सर, थैंक यू सर।